वेलकम टू स्टडी पीसीएस चैनल। सभी दोस्तों को नमस्कार। चलिए हम जो बिहार एसआई का मेंस का जो क्वेश्चन है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए आज हम लोग 15 से 16 क्वेश्चन देखेंगे जो 2022 के बिहार एसआई के मेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। और इससे हमें ये पता चला कि जो बिहार एसआई में बिहार दरोगा में क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, कि क्वेश्चन के किस टाइप के पूछे जाते हैं, इसका पैटर्न क्या होता है, इस पैटर्न को समझेंगे और उसी लेवल पे हम अपनी तैयारी को करेंगे। ठीक है। और डिटेल में डिस्कशन किया गया, इस वजह से नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो गए हैं। और भी फर्दर किसी टॉपिक पे आपको बनवाना हो तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आज का, परमाणु रिएक्टरों में ग्रेफाइट का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो ग्रेफाइट का उपयोग किस रूप में किया जाता है, देखिए हिंदी में थोड़ा सा हो जाएगा, इशू रहेगा कहीं कहीं पर, तो आप लोग कंसीडर कीजिए कि मैंने इंग्लिश का ट्रांसलेट किया हुआ है इसको, तो क्वेश्चन कुछ चेंज हो जाएगा। बाकी मैं प्रॉपर क्वेश्चन क्या है वो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है। तो ग्रेफाइट का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो ग्रेफाइट का उपयोग जो है आपको किस लिए किया जाता है, ये ऑप्शन है ईंधन, स्नेहक, मॉडरेटर, इंसुलेटर। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका इसका हो जाएगा सी, क्या, मॉडरेटर। आमतौर पर परमाणु रिएक्टरों में पानी, ठोस, ग्रेफाइट और भारी पानी का उपयोग मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है, तो मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है न्यूक्लियर जो प्लांट से लेके, कि इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्स जो 700 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर रिएक्टर जो है जो काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट है गुजरात के अंदर, वहाँ पर स्टार्ट हुए थे। क्या इंडिया का पहला जो इंडिजिनियसली डेवलप किया गया है, देसी तरीके से सब कुछ किया गया है, तो कहाँ पर, काकरापार गुजरात में। ठीक है। और देख लेते हैं इसमें, अगर हम देखें तो यहाँ पर ईंधन के रूप में, तो ईंधन के रूप में क्या यूज होता है, तो ईंधन के रूप में पावर जनरेशन के लिए यूज किया जाता है। तो ईंधन के रूप में यूरेनियम का यूज किया जाता है। क्या, यूरेनियम जो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसका उपयोग किया जाता है ईंधन के रूप में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगर हम देखें कि इंडिया की जो इंस्टॉल न्यूक्लियर रिएक्टर है इंडिया में कहाँ कहाँ पर और कौन कौन से हैं, तो राजस्थान का देखेंगे तो रावतभाटा, तमिलनाडु का कुंडनकुलम और कल्पक्कम। क्या दो है, तमिलनाडु का कहाँ कुंडनकुलम और कल्पक्कम, गुजरात के वही काकरापार, यहीं पे एक नया रिएक्टर बना है। उत्तर प्रदेश नरोरा, कर्नाटका कैगा, महाराष्ट्र तारापुर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हमारे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और इसके सब जो रिएक्टर भी, जैसे कि देखिए तमिलनाडु में 2 रिएक्टर है, अभी जो गुजरात का जो काकरापारा है वहाँ पर भी एक रिएक्टर बना है जो इंडिजिनियसली डेवलप हुआ है। तो ये सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थे। अगला है, मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ पर था, तो मध्य रेलवे का मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ए ऑप्शन है नई दिल्ली, बी ऑप्शन है कोलकाता, सी ऑप्शन है मुंबई सीएसटी और डी ऑप्शन है जयपुर। तो कहाँ पर था, तो मुंबई सीएसटी में है। कहाँ पर है, मुंबई सीएसटी के अंदर है मध्य रेलवे का मुख्यालय है। ठीक है। और देखते हैं, देखिए भारत में कुल 19 रेलवे जोन है। रेलवे जोन मतलब कि हर एक जोन बना है जिसमें कि लगभग बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट और जोन आते हैं उसको कंट्रोल मॉनिटर करने के लिए, ताकि जो सर्विस है वो कन्वीनियंट रहो, कम्युनिकेशन अच्छे से हो सके। तो अलग अलग डिवीजन में, जोन में बांटा गया है। तो इंडिया में टोटल कितने हैं, 19 है। वैसे अगर रेलवे की बात करिएगा तो 18 ही है, लेकिन अगर मेट्रो वाला जो है, मेट्रो कोलकाता मेट्रो जो, उसको अगर कंसिडर कर लीजिएगा तो टोटल 19 हो जाएंगे। ठीक है। देखिए पूर्व मध्य रेलवे मुंबई टर्मिनल है, पूर्वोत्तर रेलवे का गोरखपुर उत्तर प्रदेश है, पूर्वोत्तर समांतर रेलवे कहाँ पर है, तो मालेगांव में है। उसके बाद दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, दक्षिण रेलवे चेन्नई सेंट्रल, पश्चिम रेलवे हुबली कर्नाटका। ठीक है। उसके बाद उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर राजस्थान, पश्चिम रेलवे जबलपुर मध्य प्रदेश, उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे बिलासपुर छत्तीसगढ़, पूर्व तटीय रेलवे भुवनेश्वर उड़ीसा, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर जो बिहार के अंदर है। उसके बाद है मेट्रो रेल जो पार्क स्ट्रीट कोलकाता, और दक्षिण तटीय रेलवे जो नया बना है विशाखापट्टनम के अंदर है, और कोंकण रेलवे मुंबई। तो ये हमारे टोटल रेलवे जोन है सभी। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, आयरन की कमी से क्या होता है। तो आयरन की कमी से क्या होता है, ए बेरी सी सकरवी, डी एनीमिया और सी एनीमिया और डी मधुमेह। तो कौन सा रोग होता है, तो आयरन की कमी से, अब जानते हैं कि महिलाओं में एनीमिया की बीमारी हो जाती है। आयरन मतलब लोहा की कमी से एनीमिया की बीमारी होती है। ठीक है। और ये सब क्या है, विटामिन की, ये सारे के सारे डेफिशिएंट डिजिट है। तो आप देख लेते हैं,
डेफिशिएंट डिजीज होता है कि आप किसी भी कोई भी चीज़ लेते तो उसके न्यूट्रिशन वगैरह जो मिनरल्स वगैरह विटामिन वगैरह की कमी के कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं उसे डेफिशिएंसी डिजीज कहा जाता है। तो जैसे स्कर्वी है तो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। तो स्कर्वी किसके कारण होता है? विटामिन सी की कमी के कारण। वहीं रिकेट्स की बात करें तो विटामिन डी की कमी के कारण होता है। क्या विटामिन डी की कमी के कारण होता है? और विटामिन डी कहाँ का सबसे अच्छा सोर्स क्या है? तो सनलाइट जो है विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स है। अनीमिया, अनीमिया क्या होता है? आयरन की कमी के कारण अनीमिया होता है। घेंगा, घेंगा क्या होता है? तो ये आयोडीन की कमी के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? मतलब कि इक्वेटर जो है किस देश से होकर नहीं निकलती है? तो इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए मान लीजिए ये सिंपल सा मैं ग्लोब बना रहा हूँ, ठीक है, ग्लोब बना रहा हूँ, ये इक्वेटर है, क्या ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ये हमारा, इसमें थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो ये देखिए ये हमारा, सॉरी अर्थ, पेन सही से नहीं चल पाता है यहाँ। देखिए ये क्या है? हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हमारा इक्वेटर, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आ जाता है। ठीक है, इंडिया जो है यहाँ पर है। ऐसे अगर इंडिया के मैप थोड़ा ढंग का नहीं बन रहा है, इंडिया यहाँ पर है। तो देखिए ये इक्वेटर से पास नहीं होता। इंडिया क्या है? इंडिया जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है भारत से पास होता है, और इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भारत से पास नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। तो ये जो होता है इक्वेटर का लाइनिंग क्या है? तो 0 डिग्री है। यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का 23.5 है, और कैप्रिकॉर्न का भी कितना है? 23.5 नॉर्थ। ये साउथ हो जाएगा और ये नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो ये ब्राज़ील से पास करता है, सोमालिया से पास करता है, केन्या से पास करता है, लेकिन भारत से पास नहीं करता। भारत से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये लगभग टोटल 13 कंट्री से ट्रॉपिक जो इक्वेटर है पास करता है। किस किस, अगर हम ये जो साउथ अमेरिका के देखें तो साउथ अमेरिका में कौन कौन से करते हैं? तो एक पैसिफिक ओशन से भी पास करता है, और ये जो आपका इक्वाडोर हो गया, ये पहला वाला जो है इक्वाडोर हो गया, ये कोलंबिया हो गया, और ये आपका ब्राज़ील हो गया। ठीक है, क्या ब्राज़ील हो गया। और ये चौथा जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में अगर आइएगा तो देखिए साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से कितने पास कर रहे हैं? तो 3 पास कर रहे हैं। कौन सा? इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, 3 साउथ अमेरिका से कर रहे हैं। फिर आप जाइएगा इधर क्या कहते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट से कितने कर रहे हैं? तो ये देखिए ये है, कौन कौन से है? तो आपको पहला मिल जाएगा गैबोन, ये रहा गैबोन। उसके बाद आ जाएगा आपका, गैबोन के बाद आ जाएगा 5वां नंबर ये कॉन्गो। क्या गैबोन के साथ में ही है कॉन्गो। उसके बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसके साथ में जो ये बड़ा वाला है ये कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। उसके बाद 7 नंबर जो देखिएगा तो ये युगांडा है। ठीक है, यहीं पर जो एक ग्रेट अफ्रीकन लेक भी है। उसके बाद युगांडा के बाद आ जाएगा आपका केनिया, 7 नंबर पे आके गया ये 8 नंबर पे केनिया आ गया। उसके बाद साउथ तोमसोमारो, तो यहाँ पर एक आइलैंड है साउथ तोमसोमारो जो छोटा देश है, ये हो गया। देन आपका 9 नंबर पे आ जाएगा सोमालिया। क्या? सोमालिया जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर आता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर आता है, तो यहाँ सोमालिया आ गया। उसके बाद मालदीव जो है, मालदीव यहाँ पर जो इंडियन जो ओशन के पास है, तो मालदीव ये हो गया यहाँ पर। उसके बाद आएगा आपका इंडोनेशिया, इंडोनेशिया ये हो गया आइलैंड कंट्रीज़। उसके बाद किराबाती हो गया उसके। ठीक है, तो ये क्या हो गया? किराबाती। चलिए अब देखते हैं कि टोटल कितने हैं। तो टोटल 13 जो कंट्री है उससे पास करती है इक्वेटर। किससे? 13 कंट्री से पास करती है इक्वेटर, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए तो ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कर्क रेखा से पास करने वाली। तो कौन कौन से देश है? तो ये देख लीजिए, मैक्सिको है, बहामास है, वेस्टर्न सहारा है, मॉरिशियस है, मोरिटाना है, माली है, नाइजर है, अल्जीरिया है, लीबिया है, इजिप्ट है, यूएई है, ओमान है। ठीक है, उसके बाद सऊदी अरबिया है, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार,
ताइवान से अगर मान ताइवान से भी पास करती है और चाइना से भी पास करती है, ठीक है। तो ये हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो कैप्रिकॉर्न कौन से, तो साउथ अमेरिका, अगर साउथ अमेरिका की बात करेंगे तो ये पैराग्वे से पास करता है, ब्राज़ील से पास करता है और चिले से। देखिए ये जो है चिले है, ये आपका ये पैराग्वे हो जाएगा, ये अर्जेंटीना है और ये ब्राज़ील। तो 4 से इधर से हो गए। उसके बाद इधर देखिएगा तो बोट्सवाना से करता है, मालावी से करता है, साउथ अफ्रीका से करता है, मादागास्कर से करता है और मोजाम्बिक्यू, जो इन सब से पास करता है, ठीक है। और इधर ऑस्ट्रेलिया से पास करता है। तो ये सारे आपके जो है हो गए जो पास करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाखरा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो भाखरा नागल बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है, तो ए ऑप्शन है रवि, बी सतलज, सी चेनाब, डी झेलम। तो सतलज रिवर पर बनाया गया है क्या, भाखरा नागल बांध, ठीक है। चलिए तो यह बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में भाखरा गांव के पास एक घाटी में स्थित है। क्या है, घाटी में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा बांध, अब हम कुछ डैम वगैरह के देख लेते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध जो उत्तराखंड में है 260 मीटर की ऊंचाई पर है। इसकी लंबाई 500 मीटर की है। नदी कौन सा है, भागीरथी नदी के ऊपर है, उत्तराखंड के अंदर है और 2006 में ये पूरा हुआ था। इसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट फेज जो है 2006 में पूरा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध है जो उड़ीसा के अंदर है। कुल लंबाई 25.79 किलोमीटर है। मुख्य बांध की लंबाई 4.5 किलोमीटर है और इस कौन सी नदी पे बना हुआ है हीराकुंड बांध, तो महानदी रिवर पे, कहाँ, उड़ीसा के अंदर, और 1953 में यह बनके तैयार हुआ था। उसके बाद भारत का सबसे पुराना बांध कलनई बांध तमिलनाडु में है। तो कौन सी नदी पे है, तो कावेरी नदी के ऊपर बना हुआ है, तमिलनाडु में बना हुआ है, ठीक है। और लगभग 100 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी के टाइम इसे माना जाता है, एशियन टाइम में ये बना हुआ था, ठीक है। तो कौन सा बांध है, कलनई बांध है। अब देखते हैं इम्पोर्टेंट जो डैम है, जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, कौन सा है, कोयना बांध। तो कोयना बांध कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में कोयना नदी पर। बिसलपुर बांध कहाँ पर है, तो बिसलपुर राजस्थान में बानास नदी पर है। मेट्टूर बांध कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में कावेरी नदी पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेट्टूर बांध को याद रखें। कहाँ पर, मेट्टूर बांध तमिलनाडु, कावेरी नदी। भवानी सागर बांध कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में भवानी नदी पे। मैथन बांध कहाँ पर है, झारखंड में बराकर नदी पे। मैथन बांध कहाँ पर है, झारखंड में बराकर नदी पे। कृष्णराज सागर बांध कहाँ पर है, तो कर्नाटका में कावेरी नदी। तो कावेरी नदी पे मेट्टूर बांध और कृष्णराज बांध भी कावेरी नदी पर है। तुंगभद्रा कर्नाटका में तुंगभद्रा नदी पे। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में, रिहंद नदी, उत्तर प्रदेश में रिहंद बांध, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद है चेराथुम्बी। चेराथुनी बांध कहाँ पर है, तो केरल के अंदर चेराथुनी नदी पर। सरदार सरोवर बांध कहाँ है, गुजरात में नर्मदा नदी पर। नागार्जुन सागर बांध कहाँ है, तेलंगाना में कृष्णा नदी पर। हीराकुंड बांध उड़ीसा महानदी। भाखरा नागल बांध पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर सतलज नदी पे। टेहरी बांध उत्तराखंड भागीरथी रिवर। इंदिरा गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश नर्मदा रिवर। तो ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट रिवर है, बांध है। तो आप लोग इस वीडियो को रोक करके नोट डाउन भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, ठीक है। 1-2 बार रिवीजन कीजिएगा तो हो जाएगा। अगला है जोग जलप्रपात स्थित है। तो आप लोग देखिए ज्योग्राफी से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये एक स्टैटिक पोर्शन में आ जाएगा। जोग फॉल कहाँ पर है, हीराकुंड बांध क्या है, यहाँ तो स्टैटिक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो लूसेंट और क्राउन के अंदर जो बुक में जो फैक्ट दिए होते हैं उन सब चीज़ को आप अच्छे से देख के जाइएगा। महानदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और श्रावती नदी। तो कहाँ पर है, जोग फॉल कहाँ पर है, तो श्रावती नदी के ऊपर है हमारा जोग फॉल। देखते हैं कि जोग फॉल जो है कर्नाटका में शरावती नदी पर छोटे छोटे जलप्रपातों से बना हुआ है। दूध सागर जलप्रपात, तो दूध सागर कहा जाता है, या मांडोवी नदी पर है। दूध सागर कहाँ पर है, तो ये मांडोवी नदी। और मांडोवी नदी कहाँ पर है, तो वो गोवा के अंदर है। कहाँ, गोवा के अंदर है, ठीक है। ये देखिए ये है हमारा जोग फॉल। देखिए कितना प्यारा सा नज़ारा है, कितना अच्छा लगता है देखने में। चलिए, कर्नाटक के शिमोगा जिले में कुंचिकोल झरना है जो 1493 फीट की ऊंचाई के साथ भारत का सबसे ऊंचा झरना है। कौन सा है, तो कर्नाटका के शिमोगा जिले में कुंचिकोल झरना, ठीक है।
भारत का सबसे ऊंचा झरना कुंचिकुल झरना वरही नदी द्वारा निर्मित है। कौन सी नदी द्वारा? तो वरही नदी द्वारा निर्मित है। दूध सागर जलप्रपात को दूध सागर भी कहा जाता है, यह मांडोवी नदी से बना हुआ है। झारखंड की राजधानी को भारत में झरने का शहर कहा जाता है, ये याद रखिए कि झारखंड की राजधानी को भारत में झरने का शहर कहा जाता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। चेरापूंजी के पास स्थित नौकलहई झरना भारत का सबसे ऊंचा झरना है। इसकी ऊंचाई 1195 फीट पर है, जो 340 मीटर है। यह पृथ्वी पर सबसे गीले स्थान में से एक है। तो चेरापूंजी के पास कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा झरना है। देखिए पीछे हम लोग क्या देखे हैं, कर्नाटक कुंचिकुल झरना 14 फीट की ऊंचाई के साथ भारत का सबसे ऊंचा झरना। कौन सा? कुंचिकुल झरना है जो 1495 फीट की ऊंचाई के साथ भारत का सबसे ऊंचा झरना है। क्या ये भारत का सबसे ऊंचा झरना है? नेक्स्ट है कि ये जो है भारत का सबसे ऊंचा झरना, इसकी ऊंचाई ये जो भारत की ऊंचा झरना, ये सबसे ऊंचाई पर हिन्नगर झरना जो भारत के सबसे ऊंचा झरना है, कि ऊंचाई पर झरना है, सबसे ज़्यादा ऊंचाई कि अगर देखें पहाड़ों के बीच तो उस पर ये सबसे ऊंचाई का झरना है। ये पृथ्वी पर सबसे गीले स्थान में से कहता है। पश्चिमी घाट को दक्षिणी भारत का चेरापूंजी कहा जाता है। क्या? पश्चिमी भारत को दक्षिणी भारत का चेरापूंजी कहा जाता है। ठीक है। नौहर सिंगथिया झरना, जिसे सेवन सिस्टर ऑफ वाटरफॉल या मावर्स मई झरना के रूप में भी जाना जाता है, यह 7 खंडों वाला झरना है जो भारतीय राज्य मेघालय के पूर्वी खासी हिल जिले में मावसी गांव से 1 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। तो कहाँ पर है? नौ संगिया थिंगयांग झरना कहाँ पर है? तो मेघालय स्टेट के अंदर है। अगला है शेख मोहिउद्दीन चिश्ती की जहान आरा की जीवनी, यानी शेख मोहिउद्दीन चिश्ती की जो जीवनी लिखी गई थी जहान आरा के द्वारा, ये थोड़ा हिंदी में प्रिंट है, तो उसका क्या नाम है? तो मुर्शिद अल अरवा। क्या? मुर्शिद अल अरवा इसका नाम था। ठीक है। अब देख लेते हैं कि निजामुद्दीन औलिया ऑथर है किसके? तो फवेद अल फौद किसके द्वारा लिखा गया? तो निजामुद्दीन औलिया। किसके द्वारा? निजामुद्दीन औलिया के द्वारा लिखा गया है। सियार उल औलिया बाई सैयद मोहम्मद मुबारक अलवी के द्वारा सियार उल औलिया लिखा गया है। फदा उल फौद किसके द्वारा लिखा गया था? निजामुद्दीन औलिया। और मुरक्का ए दिल्ली किसके द्वारा लिखा गया है? तो दुर्गा कुली खान के द्वारा। क्या? दुर्गा कुली खान के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया? तो फरवरी 1922 में वापस ले लिया था, क्योंकि जो हुआ था चौरी चौरा का इंसिडेंट हुआ था। चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है असहयोग आंदोलन है उसको गांधी जी ने वापस ले लिया था, और फाइनली 12 फरवरी से ये पूरी तरह से सस्पेंड हो गया था। अगला है चौरी चौरा कांड इतिहास की घटना जिसे पूरे क्रांतिकारी आंदोलन को बदल के रख देता। मई 1920 में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था उसका रीजन था कि 1920 तुर्की के साथ जो सर्वेस की संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे तुर्की को पूरी तरह से विखंडित कर दिया था। इसी कारण से जो खिलाफत मूवमेंट भी बिहार के जो इंडिया के अंदर स्टार्ट हुआ, और उसी टाइम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी चल रहा था, दोनों मिलकर ये मूवमेंट चला था। जून 1920 इलाहाबाद के एक सर्वदलीय समिति स्कूल, कॉलेज और कानून को आविष्कार कर एक कार्यक्रम को मंजूरी दी और महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व किया। 31 अगस्त 1920 को खिलाफत कमेटी ने असहयोग अभियान शुरू किया और आंदोलन को औपचारिक रूप से शुरू किया। तो कब किया था? 31 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था। ठीक है। आगे ये असहयोग आंदोलन के बारे में दिसंबर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम का समर्थन किया। के कार्यक्रम जो असहयोग जो चला रहे थे, तो उसको नागपुर सेशन जो 1920 में था उसको समर्थन दिया गया। इसी के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण किए गए कांग्रेस के अंदर, जैसे कि 15 सदस्यों की एक कार्यकारी समिति बनाई गई की स्थापना की गई। तो कौन क्या क्या हुआ था नागपुर सेशन में? तो एक 15 मेंबर की एक कार्यकारी समिति यानी वर्किंग जो कंस्ट्रक्टिव वर्किंग ग्रुप बनाया गया था। किसके अंदर? तो कांग्रेस के अंदर। अगला है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी मिजोरम, सी मणिपुर, डी सिक्किम। तो कहाँ पर है? तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है नामदफा नेशनल पार्क।
देखिए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क। जैसे देखिए ये रहा नामदफा, हिमाचल, ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं नेशनल पार्क क्या है हमारे। तो ये किश्तवाड़, क्या है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो किश्तवाड़ नेशनल पार्क जो है आपके जम्मू कश्मीर के अंदर है। हेमिस नेशनल पार्क भी, जो ये अगर इधर देखे तो लद्दाख के अंदर आ जाएगा। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क और कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो उत्तराखंड के अंदर है। क्या, ये उत्तराखंड के अंदर है। और दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये आपको पता होगा यूपी है। सरिस्का नेशनल पार्क हो गया, डेजर्ट नेशनल पार्क हो गया, रणथंभौर नेशनल पार्क हो गया, तो कहाँ पर है, तो ये राजस्थान के अंदर है। शिवपुरी नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, वन विहार, भोपाल जू, तो ये सारे कहाँ पर हैं, तो ये आपके मध्य प्रदेश के अंदर आता है। लिटिल रन ऑफ कच्छ और वेलादूर गिर नेशनल पार्क, वेलादूर ये कहाँ पर है, तो गुजरात के अंदर है। वनसदा नेशनल पार्क भी कहाँ पर है, गुजरात के अंदर है। संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र के अंदर है। तडोबा नेशनल पार्क ये भी आपके महाराष्ट्र के अंदर आ जाएगा, ठीक है, सॉरी एमपी के अंदर आ जाएगा। उसके बाद कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, ये सारे कहाँ के आ जाएंगे, तो एमपी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो असम के अंदर है। नामदफा नेशनल पार्क है, सिरोही नेशनल पार्क है, और केबुल लमजाओ नेशनल पार्क है, तो ये कहाँ पर है, तो केबुल लमजाओ नेशनल पार्क मणिपुर के अंदर है, ठीक है। आगे देखिए ये हो गया था। मोलेन नेशनल पार्क भी कहाँ पर है, तो यहीं पे आपके जो महाराष्ट्र के अंदर है। देंदेली नेशनल पार्क कर्नाटका के अंदर। नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटक के अंतर्गत। उसके बाद साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो ये कहाँ पर है, ये केरल के अंदर, क्या केरल के अंदर है। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका के अंदर। बनेरघट्टा और जो सफारी नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये कर्नाटक के अंदर ही है। गुर्री नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश के अंदर। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क जो कहाँ पर आ जाएगा, तो ये तमिलनाडु के अंदर आता है। फिर है इक्वाका नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क, ठीक है, तो ये कहाँ है, ये छत्तीसगढ़ के अंदर आ जाता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अमल का उपयोग कांच की नक्काशी के लिए किया जाता है, तो क्या कहते हैं, तो जो HF का जो फ्लोरिक एसिड होता है इसका उपयोग किया जाता है। H2SO4 जो एसिडों का राजा कहा जाता है। HNO3 जो है ये भी एक इम्पोर्टेंट है। ये दोनों मिलके जो क्या बनते हैं, तो एक्वारेजिया बनाए जाते हैं। 3:1 में अगर मिलते हैं तो ये एक्वारेजिया का बनता है, जिसे एसिड रेन भी कहा जाता है, ठीक है। HCl भी एक तरह का एसिड है, ठीक है। तो ग्लास कटिंग के लिए जो टेक्निक उपयोग किया जाता है उसके अंदर जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। गैसियस एसिड हैज़ प्रॉपर्टी विच प्रोड्यूसिंग द सरफेस दैट रिजेंबल ग्राउंड ग्लास इट्स अपीयरेंस, तो अपीयरेंस को करें यानी चमक लाने के लिए इस चीज़ का उपयोग किया जाता है, ठीक है, फ्लोराइड का। अगला है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया, तो ये 24 है। A 24, B 42, C 44 और D 48, तो कौन सा राइट आंसर होगा, जो 24वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसके अकॉर्डिंग ये अनिवार्य कर दिया गया था, ठीक है। 48 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है, तो 48 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये जो स्टेट इमरजेंसी है यानी प्रेसिडेंशियल रूल के अंदर एक न्यू क्लोज ऐड करने के लिए किया गया था, ठीक है। इसलिए क्या था कि पंजाब के अंदर जो और भी जो लंबे के लिए प्रेसिडेंट रूल को बढ़ाना था, इसके लिए ये चीज़ किया गया था। 44th अमेंडमेंट एक्ट जो कब आया था, तो 1978 के अंदर था। इसी के द्वारा जो प्रॉपर्टी राइट को ख़त्म करके फंडामेंटल राइट से हटाकर लीगल राइट कर दिया गया था, और आर्टिकल 301 के अंदर इसको एक लीगल राइट बना दिया गया था, किसको, तो प्रॉपर्टी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सोन नदी का उद्गम किस स्थान से हुआ, तो सोन नदी का उद्गम ए छोटा नागपुर पठार, बी अमरकंटक, सी जानपाव पहाड़िया और डी गुरला मादता चोटी, तो कहाँ पर हुआ, तो अमरकंटक की से इसका उद्भव होता है सोन नदी का, जो पटना के आसपास ये गंगा नदी में सम्मिलित हो जाता है, ठीक है। सोन छत्तीसगढ़ के गैरोल पेंड्रा मारवाई जिले के अमरकंटक पहाड़ी के पास से निकलती है और अंत में बिहार के पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। ये देखिए, ये गंगा रिवर हो गया, ये यमुना रिवर हो गया, चिनाब रिवर हो गया, केन रिवर हो गया, सारे यमुना में मिलते हैं। उसके बाद सोन रिवर जो है यहाँ पर पटना के आसपास यहाँ पर जो गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। अब देखिए बिहार के रिवर सिस्टम है, ये कौन कौन से हैं, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी,
महानंदा, ये ईस्टर्न मोस्ट रिवर है बिहार का। ये इधर से कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल और अजय रिवर, ये बिहार के रिवर मैप है, तो आप इसी को देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, एक वर्ग भुजा वाले दो मापते समय 2% अधिक की त्रुटि हो जाती है तो वर्ग के परिकलित क्षेत्रफल की त्रुटि बताइए। तो वर्ग के क्षेत्रफल पर त्रुटि बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो डी 4.4% इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। पूगा घाटी, पूगा घाटी कहाँ पर है, तो ये पूगा घाटी जो है लद्दाख के अंदर है। कहाँ, लद्दाख के अंदर, बी सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल, तो कहाँ पर है, लद्दाख के अंदर है। पूगा घाटी लद्दाख के अंदर है, इसी न्यूज़ में था। अब देख लीजिए, कुछ वैली को देख लेते हैं। जैसे साइलेंट वैली कहाँ पर है, तो केरला के अंदर है। कुल्लू वैली कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर है। मरखा वैली कहाँ पर है, तो लद्दाख के अंदर है। योमतांग वैली कहाँ पर है, तो सिक्किम के अंदर है। वो नीलांग वैली कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड के अंदर है। कहाँ पर, नीलांग वैली कहाँ पर, उत्तराखंड के। ये इसके प्रॉपर वीडियो नहीं मिला था, एक यूट्यूब पर एक वीडियो था, तो उसी का मैंने स्क्रीनशॉट ये लिया था, ठीक है। चलिए मिलते हैं। अगला है, 6ठी और 4ठी शताब्दी के बीच कौन सा जनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। कौशल, काशी, पंचाल, मगध। तो कौन सा, सभी जानते हो कि सबसे कौन था, मगध था सबसे शक्तिशाली, तो ये मगध राजधानी था। का कौन सा, मगध महाजनपद था, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पर कुछ 16 टोटल महाजनपद थे, उनके बारे में। तो अंग महाजनपद, अंग कहाँ का राजधानी कहाँ था, चंपा था। मुंगेर और भागलपुर जिले के अंदर ये कंट्रोल था इसका। उसके बाद है मगध, मगध की राजधानी का राजगीर और गिरिबराज था। गया और पटना जिले इसके अंदर आते थे। काशी जो है, जो बनारस को कहा जाता था। वत्स जो है, कौशाम्बी जो था, वत्स जो कौशाम्बी है, कौशाम्बी कैपिटल था इसका। और इलाहाबाद रीजन इसमें आते थे, ठीक है। उसके बाद है कोसाला, कोसाला कहाँ पर, तो श्रावस्ती, जहाँ पर सबसे ज़्यादा समय व्यतीत किए थे महात्मा बुद्ध ने, ठीक है। ये ईस्टर्न यूपी के अंदर, क्या है, ईस्टर्न यूपी के अंदर है। उसके बाद है सौरसेन, तो सौरसेन कहाँ पर था, तो मथुरा के अंदर, मथुरा के अंदर। उसके बाद है पंचाला, पंचाला कहाँ था, तो अचित करका जो कमाल पालिया था, वेस्टर्न यूपी के अंदर आता था। कुरु कहाँ पर था, तो इंद्रप्रस्था कहाँ पर है, इंद्रप्रस्था तो कहाँ, मेरठ से हरियाणा, मेरठ से हरियाणा इन बीच में आता था। मत्स्य तो था विराटनगर, ये जयपुर में था। छेदी जो है, जो कहिएगा तो सौथैया और बंडा रीजन में, तो कहाँ पर, बुंदेलखंड रीजन के अंदर ये आता था, ठीक है। उसके बाद अगर देखेंगे हम इसको, तो ये हो जाएगा आपका अवंती। तो अवंती कहाँ था, तो उज्जैन और जो महिसामी था वहाँ पर था। कहाँ, एमपी और मालवा रीजन के था। कंबोज तो था पोंचा, राजौरी, कश्मीर। कंबोज कहाँ था, कश्मीर में। वज्जी कहाँ था, वैशाली, ठीक है, वैशाली में। मालवा जो है कुशीनारा, ये कहाँ पर था, तो भोपाल एंड यूपी के अंदर था। क्या, देवरिया एंड यूपी रीजन के अंदर ये कुशीनारा आता था। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।